नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। और जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं हूं दीपक डोभाल। अगर आपने पैसे बचाए हैं तो आपका बुढ़ापा परिवार के लिए कभी बोझ नहीं हो सकता। लेकिन हाल ही में एक चौंकाने वाले सर्वे के मुताबिक देश में तकरीबन 75% बुजुर्ग महिलाओं की कोई सेविंग ही नहीं है, जिसके चलते उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बुढ़ापे में। ये आंकड़े बुजुर्ग महिलाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे ही हालात लगभग हर बुजुर्ग के हैं। ऐसे में आज हम सीनियर सिटीजन सेविंग के महत्व पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि जब हम कमाते हैं तभी बुढ़ापे के लिए सेविंग क्यों करनी चाहिए, कौन कौन से जरिए हैं जिससे लोग अपने बुढ़ापे को आर्थिक रूप से ज्यादा सुरक्षित कर सकते हैं, और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है, क्या हम उनके दर्द को समझ पाए हैं, उनकी चिंताओं को समझ पाए हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई, उनकी सेविंग से जुड़ी हुई जो समझ है, और उसके बाद जो उन्हें बुढ़ापे में दिक्कतें आती हैं, क्या हम उन्हें एड्रेस कर पा रहे हैं। बहुत खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ है। पहले ये रिपोर्ट। पैसे में बड़ी ताकत होती है, ये जग जाहिर है। लेकिन पैसे की इस ताकत का असल एहसास तब होता है जब व्यक्ति बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगता है। बुढ़ापे में काम करने की क्षमता कम हो जाती है और सेहत संबंधी दिक्कतें भी बढ़ने लगती हैं। ऐसे में पैसे की भूमिका बढ़ जाती है। पैसे नहीं होने पर बुजुर्गों की उनके ही घर में उनकी अनदेखी होने लगती है। ऐसे समय में बुजुर्गों को एहसास होता है कि काश सेविंग की होती, खाते में पैसे होते तो वे अपना ठीक से इलाज करवा पाते, बच्चों पर बोझ नहीं होते। खासकर उन बुजुर्गों की स्थिति काफी खराब है जिनके पास ना तो कोई सेविंग है और ना ही कोई हेल्थ बीमा। हेल्पेज इंडिया की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक देश में करीब 75% बुजुर्ग महिलाओं के पास कोई सेविंग नहीं है। 64% बुजुर्ग महिलाओं के पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। ये आर्थिक तौर पर अपने बच्चों पर निर्भर हैं। ये हाल देश की केवल बुजुर्ग महिलाओं का ही नहीं, उन सभी बुजुर्गों का भी है जिनके पास सेविंग के नाम पर कुछ भी नहीं होता। कई बार बुजुर्ग रिटायरमेंट के बाद मिले पैसे का सही निवेश नहीं कर पाते, जो उन पर भारी पड़ता है। आज हम बुजुर्गों के लिए निवेश के उन विकल्पों पर बात करेंगे जहां न केवल बेहतर रिटर्न मिल सकता है, बल्कि इन विकल्पों में से कुछ में रिटर्न की गारंटी भी होती है। सबसे पहले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS की बात करते हैं। इसमें गारंटीड रिटर्न मिलता है। ये निवेश विकल्प उनके लिए है जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है। इसमें VRS लेने वाले लोग भी निवेश कर सकते हैं। SCSS में सालाना 8.2% की दर से ब्याज मिलता है। वहीं बुढ़ापे की लाठी के तौर पर मंथली पेंशन के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS एक बेहतर विकल्प है। NPS में 18 से 70 साल के बीच कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है। इसमें रिटर्न की गुंजाइश बेहतर होती है। इसके अलावा वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना भी एक बेहतर विकल्प है। इसमें आपके एक मुश्त निवेश पर आपको सालाना 8% की ब्याज दर से पेंशन दी जाती है। ये पेंशन 10 साल तक दी जाती है और इसे महीने, तिमाही, छमाही और वार्षिक आधार पर जैसे चाहे कोई ले सकता है। वहीं अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद लोगों को 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक मासिक पेंशन का लाभ दिया जाता है। आपको कितनी पेंशन मिलेगी ये जमा धनराशि पर निर्भर करता है। 18 से 40 वर्ष के लोग जो टैक्स पेयर नहीं हैं, वे इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना यानी PMVVY भी उनके लिए सुरक्षित निवेश है जो लोग रिटायरमेंट के बाद सिक्योर रिटर्न चाहते हैं। PMVVY में 7.4% ब्याज मिलता है। बुजुर्गों के लिए ये कुछ ऐसे सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न वाले प्लान हैं जिनमें निवेश के साथ कोई भी सीनियर सिटीजन अपने बुढ़ापे को बेहतर तरीके से काटने का औजार बना सकता है। निवेश के इन विकल्पों के अलावा समय रहते अगर किसी प्रॉपर्टी में निवेश किया जाए तो बुढ़ापे में इससे मिलने वाला रेंट भी जीविकोपार्जन का अच्छा साधन बन सकता है। इन उपायों के अपनाने से ना तो कोई बुजुर्ग अपने परिवार पर बोझ बनेगा और ना ही बुढ़ापा किसी पर भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। हमारे साथ हैं अनुपमा दत्ता, जो कि हेड है पॉलिसी एंड रिसर्च हेल्पेज, जो एनजीओ है जिसने ये रिपोर्ट तैयार की है। अनुपमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं हर्ष रूंगटा सर, जो कि फाउंडर हैं फी ओनली इन्वेस्टमेंट्स के। हर्ष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। अनुपमा जी, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा, और बहुत सारी लेयर्स हैं आपकी इस रिपोर्ट में, और दर्शकों को थोड़ा ये समझाना भी हम चाहेंगे कि आज हम ओल्ड एज में सेविंग्स और निवेश की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसका एक बैकग्राउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड ये है कि आज वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे है, और सेविंग नहीं होना, अच्छे तरीके से निवेश नहीं होना, फिनेंशियल डिपेंडेंसी होना, इसके बाद धीरे धीरे हमारे ओल्ड एज लोगों को किस तरह से उनको अब्यूज़ का सामना करना पड़ता है, ये बहुत बड़ा कोरिलेशन है। इसलिए हम थोड़ा सा अलग अलग लेयर्स में से समझने की कोशिश करेंगे। अनुपमा जी, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, पहला सवाल आपसे यही, आपके 80% रिस्पॉन्डेंट्स कह रहे हैं कि उनकी डिपेंडेंसी है पूरी तरह से, बच्चों पर निर्भर है अपने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। सबसे बड़ा कारण क्या लगता है मैम आपको, ये डिपेंडेंसी, ये इंडिपेंडेंस क्यों नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों नहीं है उनके पास? इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये कि अगर आप हमारी लेबर को देखें तो ज़्यादातर लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। उनके पास कोई ज़रिया नहीं रहता कि वो पेंशन उनको मिले बाद में, अनलेस उन्होंने अपने खुद से सेव किया हो। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत प्रोडक्टिव ईयर्स में बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होती, वो सेव ही नहीं कर पाते। तो इस तरह के दो लोग हैं। प्लस जो ये रिपोर्ट जो है, जो विमेन के ऊपर आधारित है, उसमें ये बात है सबसे बड़ी कि वो हाउस वाइफ्स होती हैं जनरली। बहुत कम महिलाएं हैं जो काम करती हैं और उनको ये सब फाइनेंशियल लिटरेसी होता है। तो ना तो महिला खुद उसके पास पैसे होते हैं वो जमा करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए, और ना ही उसकी फैमिली उसके लिए इन्वेस्ट करती है उसके नाम पे। वो कहते हैं कि आप हमारे साथ रहिए और हम आपकी फैमिली है, हमें तो आपको देखना है तो हम आपको देखेंगे। लेकिन उसमें सबसे बड़ी चैलेंज ये हो जाती है कि ये फैमिली के ऊपर फिर एक मतलब एक फैमिली की गुडविल पे है। अगर वो करना चाहें तो करें और नहीं करना चाहें तो ना करें। तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। और विद बढ़ती उम्र के साथ, क्योंकि लोगों के ज़्यादातर लोगों को बीमारी होती है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस होते हैं जिसका कोई परमानेंट इलाज नहीं होता, उसका कंटिन्यूस ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उसके लिए पैसे काफ़ी जाते हैं, उसके लिए दवाइयाँ काफ़ी, उसके लिए पैसा खर्चा होता है, कंसल्टेशन में पैसा खर्चा होता है। तो इसीलिए अगर आप हमारी रिपोर्ट को और भी ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें ये भी लिखा है कि ज़्यादातर लोग जो महिलाएं हैं वो पब्लिक फैसिलिटी पे डिपेंडेंट हैं। और पब्लिक फैसिलिटी के अपने चैलेंजेस होते हैं। प्राइवेट फैसिलिटी का वो उस रिपोर्ट में भी आया कि वो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ट्रीटमेंट को बीच में ही छोड़ देते हैं, उससे सेहत पे असर पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसका एब्सोल्युटली मैम, मैं थोड़ा सा, यस मैम, बिल्कुल, जो फैमिली के बाहर के जो चीजें हैं मैं उन पर भी आऊंगा, लेकिन जो फैमिली के अंदर जो इकोसिस्टम है फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर, मैं रूंगटा सर, आपका एक बहुत लंबा अनुभव है सर फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर, आपका अनुभव क्या है? इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद एक चिंता फिर से उजागर होती है कि फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में हमारे देश की महिलाएं अभी भी बहुत पीछे हैं। परिवार ने कहा तो एसआईपी करेंगी, परिवार ने कहा इसलिए एलआईसी या इंश्योरेंस होगा, परिवार ने कहा तो प्रॉपर्टी उनके नाम पे हो जाएगी, वो भी इसलिए क्योंकि सेविंग होगी। ऐसा लगता है कि सारी की सारी जो डिसीजंस ली जा रही हैं महिला के लिए, वो परोक्ष रूप से ली जा रही हैं। ये क्या आपका भी एक्सपीरियंस है सर? उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि 75% महिलाओं के पास ना सेविंग है और डिपेंडेंसी है बच्चों पर। तो आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू आपने उठाया है। और जो महिलाओं की स्थिति है वो हमारे समाज की जो स्थिति है, जो एक पुरुष प्रधान जो सारा ढांचा है, तो बुजुर्गों को सभी को प्रॉब्लम होती, जिनके पास पैसे हैं उनको भी प्रॉब्लम होती, अलग टाइप की प्रॉब्लम होती है। बिकॉज प्रॉब्लम सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती, फाइनेंशियल खैर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन वो सिर्फ अकेली एक प्रॉब्लम नहीं है। सोशल इश्यूज़ हैं, इमोशनल इश्यूज़ हैं, फिजिकल इश्यूज़ हैं, जैसे अनुपमा जी ने कहा। लेकिन वो सारी इश्यूज़ का और ज़्यादा इम्पैक्ट होता है जब फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हों।
तो दो चीज़ें, अगर तीन चीज़ों का एक्चुअली मिश्रण हम करें, एक तो कि कमाई करते समय भी विमेन का जो उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसका कोई भी जिसे कहते हैं कि रिकग्नाइज्ड तरीके से वो रिकग्नाइज नहीं होता। कोई भी परिवार बिना विमेन के बन नहीं सकता, लेकिन अगर वो सिर्फ होम मेकर हैं तो उनका रिकग्निशन, जो काम उन्होंने किया है परिवार को बनाने के लिए, उसका कोई रिकग्निशन नहीं है, जैसा आपने शुरू में कहा। पहली बात। अब ये एक अलग बात है कि वो खुद भी इंटरेस्ट उसमें नहीं लेती। थर्ड, एज अ फैमिली, अगर हम आज से 5, 7, 10 साल पहले बात करते, तो इवन पुरुषों से अगर हम बात करते तो वो खुद भी रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोच रहे होते। तो उनकी पत्नी, एक तो डिसीजन पुरुष लेते हैं, सेकंड वो खुद की रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, तो पत्नी की रिटायरमेंट के बारे में, मेरे बाद में क्या होगा, बिकॉज विमेन लिव लॉन्गर देन मेन। ओके, तो वो पत्नी ज्यादा करके आदमियों से ज्यादा जीती हैं, उसके बाद क्या होगा, मेरे जाने के बाद क्या होगा, उसका कोई प्लानिंग नहीं होता। बिल्कुल सर। आज से 8-10 साल पहले अगर आप देखते तो सबसे ज्यादा टॉप में प्रायोरिटी आता बच्चों का हायर एजुकेशन। हाँ, अब जरूर जाके पिछले 2-3-4 सालों में बहुत मीडिया और बहुत से स्टडीज वगैरह से अब समझ में आता है कि टॉप प्रायोरिटी हो रही है यंगर जनरेशन की, कि रिटायरमेंट के लिए पहले खुद को तैयार करना चाहिए। ये आपने इंपॉर्टेंट बात बोली सर। ये आपने दो इंपॉर्टेंट बात बोली। एक तो आजकल का जो ट्रेंड है हम देख रहे हैं कि अब 20s से 30s से बच्चे जो है, यंगस्टर्स जो है, वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दे रहे हैं, उनको चिंता हो रही है। लेकिन आज भी एक बड़ा तबका, और खासतौर से वुमेन का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 53% है इंडिया की एजिंग पॉपुलेशन में वुमेन का हिस्सेदारी, और उनके जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आज ये रिपोर्ट आई है, 2-4 दिन बात होगी, लेकिन उनका कौन सहारा होगा, क्या होगा, ये कुछ नहीं। हम करेंगे बात इस पे कि कैसे हम और सुरक्षित बुढ़ापे को बना सकते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मैं थोड़ा सा वापस अनुपमा जी के पास आना चाहूंगा। अनुपमा जी, बहुत सारी डिस्पैरिटीज हम देख रहे हैं, खासतौर से वुमेन के मामले में, एक्सेस टू फाइनेंस, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, सिक्योरिटी, यहाँ तक कि डिजिटल डिवाइस का एक बहुत अच्छा डेटा मैं देख रहा था कि ओल्ड एज पीपल, स्पेशली वुमेन के पास डिजिटल एक्सेस भी नहीं है, फोन चलाना नहीं आता, टेक्नोलॉजी से वाबस्ता नहीं है, वेलफेयर स्कीम से तो दूर छोड़ दीजिए आप। तो ये भी एक इशू है मैम। बहुत इम्पॉर्टेंट। और जबकि हमारे देश में ई गवर्नेंस को बहुत ही महत्व दिया जा रहा है, तो बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं जहाँ पे जो ये तो आप लोग तो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, जो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन होती है सरकार देती है जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को, उसमें अगर ये कहा जाए कि आप अपना जो एप्लीकेशन है वो ई माध्यम के ज़रिए ही दे सकते हैं, तो जिनके पास एक्सेस नहीं है उनको बहुत ही दिक्कत होती है, उनको पेमेंट करना पड़ता है किसी मिडिल मैन को, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स शेयर करने पड़ते हैं उसके साथ, और उसमें ना सिर्फ उनका पैसा जाता है बट उनके सेफ्टी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स भी कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो पूरी गवर्नेंस सिस्टम है वो ई गवर्नेंस हो जाए, जिससे कि मिडिल क्लास को बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन उससे जो महिलाएं हैं जो आउटसाइड द एक्सक्लूडेड हैं उस जोन से, जिनके पास एक्सेस टू डिवाइस भी नहीं है, उनको बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एब्सोल्युटली। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकता हूँ। ब्रेक के उस पार अब सीधा हम बात करेंगे। देखिए, एक तो जो हम ओल्ड एज डॉक्ट्रिन की बात करते हैं साहब कि आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर दो 20s में, आपका बुढ़ापा सुरक्षित हो जाएगा, ये पुरानी कहावत हो गई, इस पे बच्चे काम भी कर रहे हैं। लेकिन आज हम उन लोगों की बात करेंगे जिन्होंने 60 पार कर लिया है, ऑप्शन कुछ नहीं। अब भूतकाल में तो जा नहीं सकते हैं, वर्तमान खराब है, क्या कोई ऑप्शन है? इंडिविजुअल लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे भी हम बात करेंगे, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे क्या सीख मिलती है या कुछ अभी भी हो सकता है, इस पर बातचीत करेंगे, थोड़ा समझेंगे बुजुर्गों के इस दर्द को एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बुढ़ापे की लाठी, निवेश ही साथी।
कई लोगों को ये मंत्र मालूम है तो वो समय पर तैयारी कर लेते हैं, लेकिन भारत में जो ताज़ा रिपोर्ट आई है ओल्ड एज फाउंडेशन की, वो ये बताती है कि हेल्प एज फाउंडेशन, माफ़ कीजिएगा, वो ये बताती है कि अभी भी हमारे बुज़ुर्गों की स्थिति ठीक नहीं है। निवेश के मामले में, फाइनेंशियल सपोर्ट के मामले में वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है अपने बच्चों पर, और उनमें भी जो महिलाएं हैं, जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, उनकी स्थिति ज़्यादा ख़राब है। रुंगटा सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, और सबसे पहले उन लोगों की कैटेगरी जो तमाम नौकरी होने के बावजूद, थोड़ा बहुत उनके आय के स्रोत होने के बावजूद रिटायरमेंट के बाद की फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाती, तो कोई मंत्र उनके लिए सर? दो तीन चीजें हैं। एक तो जो पुराना ढर्रा चलता आ रहा है, उसको आप अगर, वो बोलते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपने आजीवन काम किया है, ये तो रिलेटिवली समृद्ध लोगों की बात कर रहे हैं जिनके पास कुछ तो रिसोर्स है, अपना रहने का घर है, सही बात, थोड़े तो सेविंग्स हैं, तो कम से, जैसे थोड़ी सेविंग स्कीम्स आपने कही, एक चीज नॉर्मली इस तबके की मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने जिंदगी भर काम किया और कुछ पैसे जुटा लिए, नॉर्मली घर जुटा लेते हैं, उसमें एक स्कीम है रिवर्स मॉर्टगेज। अब वो आज तक मुझे एक आदमी नहीं मिला जिसने रिवर्स मॉर्टगेज एक्चुअली लिया हो। हम, मतलब इसमें कोई लेने वाला ही नहीं है, उसकी प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है, वो सब अलग बात है, लेकिन इवन डिमांड नहीं है। और ये स्कीम इतनी अच्छी है कि अगर आपका जो घर है उसके बेसिस पे आपको पेंशन मिलेगा, जब तक आप रहेंगे, आप और आपके स्पाउस रहेंगे, ओके, तब तक आपको घर से निकाला नहीं जा सकता, रीपेमेंट नहीं मांग सकते। दोनों की डेथ के बाद अगर आपके जो उत्तराधिकारी हैं वो या तो लोन विथ इंटरेस्ट पेमेंट कर दें, अपना घर ले लें, और अगर वो पैसा नहीं देना चाहते तो वो घर बेच के बैंक अपना लोन वापस ले लेगी, और लोन वो इतना ही देती है कि घर बेच के उसको वो चुकता कर सके, वो एक्शन नहीं ले सकती कुछ भी बोरोवर्स के अगेंस्ट में। तो बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन ये, और लोगों को मालूम भी, आप पेपर उठा के देख लीजिए, दुनिया भर के आर्टिकल्स मिलेंगे आपको रिवर्स मॉर्टगेज पे, लेकिन आर्टिकल्स ज्यादा मिलेंगे, लेने वाले लोग उतने भी नहीं है जितने इस पे आर्टिकल्स छपे हैं। तो ये हो गया। या आपके पास ज्वेलरी होती है, या मैंने कई देखा है जहां पे छोटा सा कोई लैंड का पीस है, अब क्या पता क्या कारण होता है कि वो नहीं बेचते, तकलीफ पाते हैं लेकिन नहीं बेचते। तो ये तो मैं समृद्ध लोगों की, ये रिलेटिवली समृद्ध लोगों की बात कर रहा हूं। इसके पीछे सर क्या वो मानसिकता है कि अगर हम इस तरह का कोई स्कीम लेंगे तो हम बच्चों पर शायद एक तरह से उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, या बच्चों को लगेगा कि भाई आप बैंक जा रहे हैं, हमारे होते हुए तो समाज हमारे बारे में क्या कहेगा, हमें गैर जिम्मेदार बच्चा मान लेगा। ये इस तरह की प्रवृत्तियां भी आपको लगता है सर ये होंगी? क्यों? होम लोन लेते हो तो समाज कुछ कहता है, ये होम लोन है, रिवर्स ऑफ होम लोन है। होम लोन में एक मुश्त पैसा आप लेते हो और उसको किश्तों में चुकाते हो, यहाँ पे किश्तों में लोन मिलता है और एक मुश्त आपके उत्तराधिकारी चुकाएंगे या फ्लैट बेच के चुकाएंगे। समाज को तो मालूम भी रखने की जरूरत नहीं है। आपको कोई जाके किसी को ढिंडोरा नहीं पीटना है कि मैंने रिवर्स मॉर्टगेज लोन लिया है। सही बात। लेकिन और ये ओनली सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ये तो उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई सॉल्यूशन की जगह है। बिल्कुल, जिनके पास कुछ तो रिसोर्सेज हैं, बेचा जा सकता। सही बात है, सही बात है। मैं आऊंगा सर आपके पास। मैं अनुपमा जी मैं जिस तबके की अनुपमा जी बात कर रही हैं, हाँ, उनके पास तो ये भी नहीं। मैं उसी पे आऊंगा। तो मतलब वो उनको, हाँ बिल्कुल अनुपमा जी, मैं उसी तबके की मैं बात कर रहा हूँ। खास तौर से जो आपने कहा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वहाँ पर तो बहुत हालत खराब है। हमारे हिंदुस्तान में ये एक प्रवृत्ति है कि माँ बाप पेट काट काट के बच्चों का भरण पोषण करेंगे इस आस में कि वो बड़े होंगे और उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लेकिन अन्य अन्य कारणों से आज की स्थिति में ऐसा लगता है कि बच्चे भी एक समय के बाद अपनी राहें चुन लेते हैं और शायद पीछे छूट जाते हैं उनके माँ बाप, जिन्होंने पूरा लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ करके बच्चों को इस स्थिति में ला खड़ा किया। ऐसे माँ बाप के लिए, ऐसे बुजुर्गों के लिए क्या सरकारी पॉलिसी ही एक सहारा है मैम, या हमें सेंसिटाइज ऐसे सोसाइटी भी होना होगा?
इसमें दो तीन चीज़ें मैं जैसे आपको बता रही थी पहले भी कि एक तो ये कि फैमिली जहाँ पे उनके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं है। दूसरी बात ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमें एक एज अ सोसाइटी हमें सोचना है, वो ये कि लॉन्जिविटी इंक्रीज़ हो रही है। पहले जब आप 60 साल की उम्र बहुत कम लोगों को के तक जाते थे, अब एवरेज एज हमारी 80 होने वाली है। तो अगर एवरेज लाइफ स्पैन हमारा बढ़ रहा है तो क्या हम उसके अकॉर्डिंगली सेव कर रहे हैं, क्या हम उसके अकॉर्डिंगली अर्न कर रहे हैं? बहुत बार हम कहते हैं कि लोग सेव नहीं करते फॉर वेरियस रीजंस, लेकिन हम सेव भी करते हैं तो क्या हमारे एडिक्वेट प्लानिंग जिसे कहेंगे कि हमने क्या एडिक्वेट सेव किया, जो हमें अगर हम 60 पहुँचे तो अगर 20 साल और ज़िंदा रहना है या 25 साल और ज़िंदा रहना है, तो क्या वो इन्फ्लेशन को डील करेगा मेरा जो पैसा है? क्या वो मेरे मेडिकल बिल्स को डील करेगा मेरा पैसा जो है? कोई अगर इमरजेंसी आ गई तो वो उसको डील कर पाएगा? तो वो एक जो एवरेज लाइफ स्पैन जो इंक्रीज़ हुआ है, और पर्टिकुलरली आपने जैसे मेंशन किया था कि महिलाएं पुरुषों से 2 या 5 साल ज़्यादा ही ज़िंदा रहती हैं, तो वो जो प्लानिंग है वहाँ पे प्लानिंग भी कभी कभी फेल हो जाती है कि आपने पैसा तो जमा किया लेकिन आपके खर्चे बढ़ गए। तो फिर उसमें आप क्या करेंगे? आप फर्स्ट रिकॉर्स होता है कि आप फैमिली के पास चले जाएं, क्योंकि इंडिया में नॉर्मली आप विल फाइंड कि फैमिली, जैसे हमारे सर्वे में भी पता चला कि फैमिली जो है वो सपोर्ट करती है। अब वो कितना विलिंगली कर रही है, कितना अनविलिंगली कर रही है, और कितने लोग उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी से कतरा के भाग रहे हैं, अबैंडन कर रहे हैं, वो एक समस्या है जहाँ पे सरकार कुछ कर सकती है। बट फैमिली के लेवल पे भी मुझे लगता है कि उतनी अभी समझ यहाँ हमें कि हम एग्जैक्टली प्लान करें कि अगले 20 साल मुझे कितने पैसे चाहिए होंगे, आई डोंट थिंक कोई इतना सीरियसली उसको प्लानिंग करता है। एब्सोल्युटली। रुंगटा सर, अब यही इस स्थिति में ना पहुंचे जिस स्थिति में हमारे इस सर्वे के बाद जो हमें 75 से 80% बुजुर्ग दिख रहे हैं, उस स्थिति में ये आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। हालांकि इसको लेकर थोड़ा अवेयरनेस बढ़ी है थैंक्स टू बहुत सारे प्रोग्राम्स, आप भी हमारे शोज में बीच बीच पे आकर अपना मार्गदर्शन देते हैं लोगों को, लेकिन हर कोई यही समझना चाह रहा होगा कि ऐसी स्थिति में जहाँ पर पेंशन वगैरह महंगाई और ये सब हो रहा है, सही एज में किस तरह की सोच होनी चाहिए ताकि बुढ़ापा सिक्योर रहे? बिल्कुल आपने हेलो। यस सर, प्लीज कंटिन्यू सर। तो ये सही कहा आपने, मतलब इसमें सवाल ज़्यादा हैं, जवाब बहुत कम है। लाइफ स्पैन की हमने बात करी, हेल्थ स्पैन की हमने बात ही नहीं करी। जैसे जैसे लाइफ स्पैन बढ़ रहा है वैसे वैसे जो लास्ट का आपका दशक बीतेगा वो कैसे बीतेगा उस पे भी बहुत सोचने का। जितना ध्यान आपको फाइनेंसेस का रखना है उतना ही ध्यान आपको हेल्थ का रखना है। पैसे भी हैं लेकिन अगर हेल्थ नहीं है, और ये कोविड ने हमें दिखा दिया, एनआरआईज हैं, बच्चे बाहर हैं, यहाँ पे समृद्ध परिवार है लेकिन घर में अकेले हैं, एक पेरेंट चला गया, अकेले हैं, सर्वेंट्स आ नहीं सकते, उनको भी करीबन उतनी ही तकलीफ हुई, उतनी तो मैं नहीं बोलूँगा लेकिन उनको भी बहुत तकलीफ हुई कि जिनके पास पैसे नहीं है, उतनी तो नहीं हुई लेकिन उनको भी काफ़ी तकलीफ हुई। तो ये सोचने का एक आई थिंक टैंक्स हैं, जैसे हेल्पेज इंडिया, ये जो अनुपमा जी हैं, ये लोग इसके बारे में जानते हैं और इसके बारे में सोचना, सारे पहलुओं से सोचना। फिनेंस सिर्फ एक हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है, सही कहा आपने, बट सिर्फ एक हिस्सा है। बिल्कुल आपने सही कहा। दूसरे मुद्दे हैं। यस सर। और 10 करोड़ ऑलरेडी ओल्ड लोग हैं और बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत सीरियस इशू। मुझे लगता है सर, बहुत ज्यादा हम लोग बात करते हैं यंग इंडिया की, उभरते हुए इंडिया की, जिसका ज्यादातर वर्कफोर्स 35 साल से कम उम्र का है। हम इसका एक शाइनिंग पार्ट जो है वो पूरी दुनिया के सामने रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है हेल्पेज इंडिया की ये रिपोर्ट कम से कम ये बताती है कि एक बड़ा तबका हमारे ओल्ड एज लोगों का भी है जिसकी तरफ आपको ध्यान देना होगा। ना बचत है, खासतौर से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ना उनके पास पेंशन है, तो बुढ़ापे में उनको किस किस तरह की टेंशन होंगी हमें आप समझ सकते हैं। इसके अलावा जो दोनों हमारे मेहमान कह रहे हैं कि जिनके पास पैसे भी हैं
जिनके पास प्रॉपर्टी भी है, एक सोर्स भी है, उसके बावजूद जो उनके दूसरी दुश्वारियां हैं उनके बारे में कौन सोचेगा? मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा हमें ध्यान, चाहे साल में 1-2 बार ही सही, लेकिन पॉलिसी लेवल पर ध्यान देना चाहिए हमारी इस पॉपुलेशन पर भी, बजाय कि हम पूरी दुनिया में सिर्फ यंग इंडिया के बारे में बात करते रहें। हमारे ओल्ड इंडिया के लोग भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं इस देश के विकास और इसके भविष्य के लिए जितना कि यंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। अनुपम मैम, थैंक यू सो मच। रूंगटा सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें।